नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियों के कामकाज की बढ़ी उत्पादकता। बैठकों के समय में 16% और उपस्थिति में 15% से अधिक का सुधार। सभापति एम वेंकैया नायडू ने की सराहना। 50% से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित करने का दिया सुझाव। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर देश का एक और कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित की तमिलनाडु में तैयार रेल और गैस क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाएं। कहा, स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में काम करना सामूहिक कर्तव्य है। कोरोना के दौर में भी भारतीय टेक्नोलॉजी ने खुद को साबित करने के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को किया संबोधित। भारतीय कंपनियों से दुनिया के लिए विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने का किया आह्वान। भारत में वैश्विक पैमाने पर होगा दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों का निर्माण। कैबिनेट ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजना को दी मंजूरी। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में संशोधन का फैसला। और केंद्र के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में मजबूत हुई लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। जमीनी हालात का जायजा लेने पहुंचे विदेशी प्रतिनिधिमंडल को स्थानीय लोगों ने दी जानकारी। डीडीसी चुनावों और जिला ब्लॉक स्तर पर हुए सकारात्मक बदलावों से बढ़ा लोगों का भरोसा। राज्यसभा से जुड़ी 8 विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियों के कामकाज में सितंबर 2019 के बाद से काफी सुधार देखने को मिला है। 2 साल पहले की तुलना में इन समितियों की बैठक की औसत अवधि में 16% से ज्यादा और उपस्थिति में 15% का सुधार देखने को मिला है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इन समितियों के कामकाज के मूल्यांकन को लेकर समितियों के अध्यक्षों को चिट्ठी लिखी है। इसमें सभापति ने अध्यक्ष और सदस्यों से बैठकों में 50% से अधिक उपस्थिति और बैठकों की अवधि को कम से कम 2.5 घंटे सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के 8 विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियों के कामकाज में हुए सुधार की सराहना की। सभापति चाहते हैं कि इन समितियों की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति 50% सुनिश्चित हो और हर बैठक की अवधि कम से कम 2.5 घंटे की हो। सभापति ने इन समितियों के अध्यक्षों से ये सुनिश्चित करने की अपील की है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के इन 8 समितियों के अध्यक्षों को विस्तार से चिट्ठी लिखकर हर समिति के कामकाज के मूल्यांकन की जानकारी दी है। सितंबर 2017 से राज्यसभा की इन 8 समितियों की कुल 355 बैठकें हुई हैं। इनमें 2017-18 में 134 बैठकें, 2018-19 में 49 बैठकें और सितंबर 2019 से 172 बैठकें शामिल हैं। राज्यसभा के सभापति हर साल सितंबर में इन 8 समितियों का पुनर्गठन करते हैं। हर समिति में कुल 31 सदस्य होते हैं, जिनमें राज्यसभा से 10 और लोकसभा से 21 सदस्य शामिल होते हैं। समिति की बैठक के लिए यानी कोरम के लिए 31 में से 11 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। सितंबर 2019 के बाद से इन 8 समितियों की कुल 172 बैठकें हुई, जिसमें औसत उपस्थिति 50% के करीब रही।
ये पिछले 2 साल यानी कि 2017 से 2019 की तुलना में 15% ज्यादा है। इस दौरान औसत उपस्थिति 42.90% रही। 2017-19 के बीच किसी समिति की बैठक में औसत उपस्थिति 50% दर्ज नहीं की गई थी। सितंबर 2019 से हुई बैठकों में 3 समितियों ने 50% से अधिक उपस्थिति दर्ज की। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी समितियों की बैठकों में 65.30% सबसे ज्यादा औसत उपस्थिति रही। इसके बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति की बैठकों में उपस्थिति 52.46% और परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति की बैठकों में उपस्थिति 50.42% रही। सितंबर 2019 के बाद से आयोजित इन 8 समितियों की बैठकों की औसत अवधि 2 घंटे 7 मिनट रही। पिछले 2 साल की तुलना में बैठक की औसत अवधि में 16% से ज्यादा का इजाफा देखा गया। सितंबर 2017 से आयोजित 355 बैठकों के दौरान एक बैठक की औसत अवधि 1 घंटा 55 मिनट रही और औसत उपस्थिति 46.01% रही। बजट सत्र के पहले चरण के पूरा होने के मौके पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी सदस्यों से समिति की बैठकों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की अपील करते हुए कहा कि सदस्य समितियों के कामकाज को ज्यादा प्रभावी बनाने में सहयोग करें। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नया भारत और हर नागरिक विकास के लिए अधीर है। हमारी सरकार नए भारत के युवाओं की भावनाओं को समझती है। 130 करोड़ से अधिक भारतीयों की आकांक्षाएं हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। नेस्कॉम प्रौद्योगिकी और लीडरशिप फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। उन्होंने भारतीय कंपनियों से दुनिया के लिए विश्व स्तरीय उत्पाद बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेस्कॉम प्रौद्योगिकी और लीडरशिप फोरम यानी NTLF को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी एक ऐसा समय है जब दुनिया भारत की तरफ नई उम्मीद और भरोसे के साथ देख रही है। कोरोना के दौरान भारत के ज्ञान विज्ञान ने न सिर्फ खुद को साबित किया है बल्कि खुद को इवॉल्व किया है। नया भारत आगे बढ़ने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र की ओर देख रहा है। एक समय ये भी है जब हम दुनिया के अनेकों देशों को मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं। कोरोना के दौरान भारत ने जो सॉल्यूशंस दिए वो आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जानती है कि अवरोधों से भविष्य का नेतृत्व कभी विकसित नहीं हो सकता। सरकार टेक्नोलॉजी उद्योग से सभी गैर जरूरी नियमों को हटाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। साथियों, हमारी सरकार भी ये भली भांति जानती है कि बंधनों में भविष्य की लीडरशिप विकसित नहीं हो सकती और इसलिए सरकार द्वारा टेक इंडस्ट्री को अनावश्यक रेगुलेशन से, बंधनों से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी एक ऐसा ही बड़ा प्रयास था। भारत को ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हब बनाने के लिए नेशनल पॉलिसी भी बनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया कि देश में युवा उद्यमियों को नए अवसरों का लाभ उठाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार अपनी नई नीतियों के साथ न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की दिशा में कार्य कर रही है। टेक्नोलॉजी से सामान्य जन को तेज, सटीक और पारदर्शी व्यवस्था देना ही तो मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, मेरी दृष्टि वही उसका मतलब है। फोरम की 29वें संस्करण का आयोजन 17 से 19 फरवरी तक किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनी संगठन यानी नेस्कॉम का प्रमुख कार्यक्रम है। इस साल के आयोजन का विषय रखा गया है शेपिंग द फ्यूचर टुवर्ड्स अ बेटर नॉर्मल। इस आयोजन में 30 से ज्यादा देशों के 1600 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। 3 दिन तक विचार विमर्श के दौरान 30 से अधिक उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु में रामनाथपुरम थूथुकुडी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन समेत कई और परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा के स्वच्छ और हरित स्रोतों की दिशा में काम करना और ऊर्जा निर्भरता को कम करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सरकार मध्यम वर्ग की चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। It is our collective duty to work towards clean and green source of energy, reduce energy dependence. Our government is sensitive to the concerns of the middle class. That is why India is now increasing the focus on ethanol to help farmers and consumers. प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सोलर पंप लोकप्रिय हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश अब लाखों लोगों की मदद के लिए परिमार्जन नीति को लेकर आया है। India has now come out with scrappage policy to help lakhs of people. More Indian cities have metro coverage than never before. Solar pumps are getting more popular. They are helping farmers greatly. India is working to meet the growing energy demand. India is also reducing our energy import dependence. At the same time, we are also diversifying our import sources. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम के महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग का शुभारंभ करेंगे। साथ ही धुबरी फूलबाड़ी सेतु की आधारशिला रखेंगे और मजली पुल के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में निर्बाध संपर्क प्रदान करना है। इसमें ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए विभिन्न विकास की गतिविधियां शामिल हैं। महाबाहु ब्रह्मपुत्र जलमार्ग की शुरुआत से निमाती माजुली द्वीप, उत्तरी गुवाहाटी, दक्षिणी गुवाहाटी और धुबरी हार्ट्स सिमीमारी के बीच रोपैक्स पोत का संचालन होगा। इस दौरान जोगी घोपा में अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल का शिलान्यास और ब्रह्मपुत्र नदी पर विभिन्न पर्यटक जेटियों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए डिजिटल समाधान का शुभारंभ होगा। निमाती और मांजुली के बीच रोपैक्स पोत सेवा की शुरुआत से 420 किलोमीटर की कुल दूरी कम होकर केवल 12 किलोमीटर रह जाएगी। इससे इस क्षेत्र के लघु उद्योगों के लिए माल ढुलाई में तेजी आ सकेगी। कार्यक्रम में 4 स्थानों निमाटी, विश्वनाथ घाट, पांडु और जोगी घोपा पर पर्यटन मंत्रालय की 9 करोड़ 41 लाख रुपए की सहायता से पर्यटक जेटी के निर्माण के लिए शिलान्यास भी शामिल है। ये जेटी रिवर क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देगी, स्थानीय रोजगार पैदा करेगी और स्थानीय व्यापार में वृद्धि करेगी। और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट में देश में वैश्विक दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र की धुरी बनने के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना से देश में दूरसंचार और नेटवर्किंग उपकरण निर्माण को बल मिलेगा। उन्होंने कहा, दूरसंचार विनिर्माण को 5 साल में 12,195 करोड़ रुपए के व्यय से बल मिलेगा और इससे उत्पादन में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वृद्धि होगी। आज हमने टेलीकॉम सेक्टर के लिए पीएलआई को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है और मेक इन इंडिया टेलीकॉम इक्विपमेंट्स में आगे बढ़े। अब 5G के इक्विपमेंट्स आएंगे, बाकी आएंगे, तो इसके लिए हमें इंसेंटिव देना ज़रूरी था। आत्मनिर्भर भारत में हम भारत की एमएसएमई को भी प्रमोट करना चाहते हैं। उनके लिए 10 करोड़ का थ्रेशोल्ड है कि आपका 10 करोड़ का है तो हम आप इसमें आ सकते हैं और आगे आप ऊपर तक 50 करोड़ तक जा सकते हैं। और जो हमारा अनुमान है, जो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम
2,44,200 करोड़ का इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन करेंगे। एक्सपोर्ट वर्थ 1,95,360 करोड़ और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 40,000 लोगों को देंगे। और इसके अलावा कैबिनेट ने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। कैबिनेट ने भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते को मंजूरी दी। प्रशासनिक ढांचे में देश भर में बच्चों के संरक्षण के दृष्टि से कुछ विशेष निर्णय लिए गए हैं। हर जिले में अब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी सम्मिलित होंगे, उनको अब अधिकार दिया जाएगा कि जो एजेंसीज जे एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी फंक्शंस को मॉनिटर करे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारत को एक बार फिर विश्व गुरु बना सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा से दुनिया को राह दिखाई है और एक बार फिर देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति ज्ञान विज्ञान के साथ अनुसंधान और नवाचार पर केंद्रित है और इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। ज्ञान विज्ञान अनुसंधान नवाचार जीवन मूल्य क्या क्या नहीं सीखते थे। यहाँ से ये विश्व में लीडरशिप दी है मेरे देश ने और आज हमको इस बात की खुशी है कि ऐसा वक्त आ गया अब जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर देश उसी ताकत के साथ बढ़ता जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट की घोषणाओं में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ऐलान किया है। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15,000 से अधिक स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गुणात्मक रूप से मजबूत बनाने की घोषणा पेश की है। एक रिपोर्ट। कोरोना की मार से प्रभावित शिक्षा क्षेत्र को उबारने के लिए सरकार ने आम बजट में कई अहम घोषणाएं की हैं। सरकार का जोर नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों को पूरा करने पर है। नई शिक्षा नीति की जरूरतों को देखते हुए देश भर में 15,000 स्कूलों को मजबूती दी जाएगी। वहीं स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए बजट में ऐलान किया गया है। ये सैनिक स्कूल प्राइवेट सेक्टर, गैर सरकारी संगठनों और राज्यों की मदद से खोले जाएंगे। आम बजट 2021-22 में शिक्षा क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए केंद्रीय विद्यालयों के लिए बजटीय आवंटन में 362.32 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। नवोदय विद्यालय के लिए बजटीय आवंटन भी 2020-21 की तुलना में बढ़ाकर 320 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं एनसीईआरटी के लिए भी 110.08 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसी तरह से 100 नए सैनिक स्कूल की जो एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एक लाइफ में डिसिप्लिन आता है, तो उससे निश्चित तौर से देश में हम जो युवा पीढ़ी को तैयार करेंगे वो एक अनुशासित और शिक्षित नौजवान होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लद्दाख में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वहीं लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट भाषण में हायर एजुकेशन कमीशन बनाने की भी घोषणा की है। शिक्षा से जुड़े जानकारों का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में की गई घोषणाएं उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएंगी। ये हमारे देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव, मैं ये कह सकता हूं कि एक क्रांतिकारी बदलाव ये लाएगा
और इसमें जो है तमाम सारे नियामक जो उच्च शिक्षा में काम कर रहे हैं, जैसे कि यूजीसी है, जैसे कि एआईसीटी है, जैसे कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, इन सबको मिलाकर के एक अम्ब्रेला रेगुलेटर की स्थापना HECI के रूप में की जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि सरकार का पूरा फोकस जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में है, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के क्षेत्र में है। आदिवासी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए इन इलाकों में 750 एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे। एक स्कूल पर 38 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। अनुसूचित जातियों के छात्रों को 35,000 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। इस योजना के तहत 4 करोड़ छात्रों को फायदा होगा। वहीं 50,000 करोड़ की लागत से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। शिक्षा से जुड़े जानकारों का मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने वाला अब तक का ये पहला बजट साबित होगा। अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आजाद भारत का ये सबसे उत्तम बजट है, जिससे कि दलित, गरीब, पिछड़ा, जनजातीय आबादी लाभ उठाएगा और आगे आएगा। कोरोना काल में शिक्षा का क्षेत्र अभूतपूर्व बदलाव के दौर से गुजरा था। महामारी ने शिक्षा क्षेत्र को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया। संकट के दौर में स्कूलों को अपने वजूद को बनाए रखने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मौजूदा वक्त में शिक्षा क्षेत्र में सुधारों की अहम जरूरत बताई जा रही है। ऐसे में ये क्षेत्र बजट की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। बच्चे देश का भविष्य हैं, लिहाजा दशक का पहला बजट बच्चों के सुनहरे भविष्य की ओर इशारा तो करता ही है, साथ में ये ऐसा बजट है जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव भी लाएगा। वहीं समाज के सभी वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। कैमरामैन MS सुरेश के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हुई है। डीडीसी और पंचायतों के सफल चुनाव से हुए सकारात्मक बदलाव से स्थानीय लोगों का भरोसा बढ़ा है। जमीनी हालात का जायजा लेने पहुंचे विदेशी राजनयिकों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में कश्मीर के लोगों ने ये बात कही। यूरोप और अफ्रीका समेत कई देशों के राजदूतों का एक दल 2 दिन की जम्मू कश्मीर की यात्रा पर है। आज श्रीनगर पहुंचने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने बडगांव में जिला विकास परिषद के सदस्यों, पंचों और सरपंचों से मुलाकात की। जिला विकास परिषदों के नवनिर्वाचित सदस्यों ने उनको जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने और पंचायतों को वित्तीय अधिकार देकर उनके सशक्तिकरण करने के सरकार के कदम की जानकारी दी। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से जम्मू कश्मीर के विकास में सहयोग की अपील की। इसके अलावा राजनयिकों ने कुछ प्रमुख नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और जमीनी स्तर पर विभिन्न मुद्दों के बारे में जानकारी ली। उन्हें सुरक्षा स्थिति, विशेष रूप से पाकिस्तान की ओर से LOC पर लगातार संघर्ष विराम के उल्लंघन और घुसपैठ के बारे में भी बताया गया। बाद में राजनयिक हजरत बल दरगाह भी गए। विदेशी प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद वहां शुरू किए गए विकास कार्यों का जायजा ले रहा है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विदेशी राजनयिकों की ये तीसरी यात्रा है। Democracy took place here. Clearly, what we can identify is that the local actors, in terms of politics, took their places now at the levels of the district, at the level of the blocks, at the level of the tehsils. It's impressive. अभी जो DDC चुनाव जो हुए हैं पुरअमन तरीके में जो कनेक्ट जो कराए गए हैं, हम उसकी सराहना करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ अपनी LG लेड गवर्नमेंट को भी, कि उनका जो एक रोल रहा इस इलेक्शन में उनको कराने में पुरअमन तरीके में, वो मुबारकबाद है। और साथ साथ उन लोगों के भी जिन्होंने वोट डाले और भारी अक्सर से आज इस बार DDC इलेक्शन में हिस्सा लिया। भारत ने कल होने वाली सार्क देशों के सचिव स्तर की बैठक में पाकिस्तान को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। भारत के नेतृत्व में कोरोना संकट पर चर्चा के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देशों की ये बैठक हो रही है। इस बैठक में सार्क देशों के स्वास्थ्य सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में सार्क के सदस्य देशों के अलावा मॉरिशस और
सेशल्स भी शामिल होंगे। इस बैठक में कोरोना प्रबंधन, महामारी के दौरान उठाए गए कदमों और आपसी सहयोग के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने देश भर में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने टीकाकरण की गति में तेजी लाने के उपायों पर भी चर्चा की। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी के साथ चल रहा है। भारत में अब तक 91 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। इनमें से 65 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मी और 25 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आज शाम 6 बजे तक 91,86,756 लोगों को कोविड टीका दिया गया। 8 राज्यों में देश के कुल टीकाकरण का 57% से अधिक टीकाकरण हुआ है। वहीं एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने आज कोविड वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है और इसे ठीक बनाए रखना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने वैक्सीन से न घबराने और टीका लगवाने की अपील की। सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि वैक्सीन से ना घबराएं, बिल्कुल सेफ़ है वैक्सीन और आगे आके टीका लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अगर हमें इस पैंडेमिक से बाहर निकलना है। और अभी पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ, हमारी स्थिति अच्छी है, लेकिन हमें उसको बिगड़ने नहीं देना चाहिए और उसके लिए रास्ता यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को वैक्सीनेट करें। और कोविड-19 के मामलों की बात करें तो देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की जो दर है वो 97.33% हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड के 11,610 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामले 1,09,37,320 हो गए। हालांकि इनमें से 1,06,44,858 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 11,833 लोग कोविड से स्वस्थ हुए। कोरोना वायरस से 100 और लोगों की मौत के बाद देश में इस महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,55,913 हो गई है। देश में अभी 1,36,549 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा कुल मामलों का 1.25% है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह कल गंगा सागर में कपिल मुनि आश्रम जाएंगे और दक्षिण 24 परगना जिले में काकद्वीप से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के 5वें और अंतिम चरण की शुरुआत करेंगे। अमित शाह नामखाना में नारायणपुर गांव में एक प्रवासी परिवार के घर भी जाएंगे। इसके बाद अमित शाह कोलकाता में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इससे पहले अमित शाह ने 11 फरवरी को कूच बिहार और बानगांव ठाकुर नगर का दौरा किया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगी है। कोलकाता में आज बंगाली एक्टर यश दास गुप्ता समेत कई लोग पार्टी में शामिल हुए। और टूल किट मामले की आरोपी निकिता जैकब को बंबई हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने निकिता को 3 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी है। और इसी बीच खबर यह है कि टूल किट मामले में अन्य आरोपी शांतनु मुलुक के घर से तलाशी के दौरान कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और अन्य सामान जब्त किया गया है। और इस बीच 26 जनवरी को निकाली गई ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला पर हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी मनिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। मनिंदर सिंह के पास से पुलिस ने 2 तलवार बरामद की। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने मनिंदर को कल प्रीतमपुरा के पास से गिरफ्तार किया। 2 दिनों की मास्को यात्रा पर गए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने आज रूस के उप विदेश मंत्री इगोर मोरगुलोव से मुलाकात की। दोनों अधिकारियों ने प्रतिमंडल के साथ संयुक्त रूप से भारत रूस विदेश मंत्रालय परामर्श में हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मसलों के अलावा बहुपक्षीय संगठनों में सहयोग पर विस्तार से बात हुई। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और रूस के उप विदेश मंत्री इगोर मोरगुलोव के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बात हुई। और खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर, डिजिटल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम। और चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है।
आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं।